डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं इटली का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं 10 साल पहले आया था। उस समय मैं स्टडी करने के लिए यहाँ आया था और काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ आपको भगवान सब कुछ देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे मैं यहाँ पर पैसे कमाता गया और पीछे अपने परिवार वालों को भारत पैसे भेजता गया। मेरा भाई भी यहाँ पर आना चाहता था और 5 साल पहले वो भी यहाँ पर आया। शुरू में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने उसे समझाया शुरू में मुश्किल होती है, सब कुछ आसान नज़र नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब हम काम करने लगते हैं हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वो भारत में अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन जैसे ही 2 साल बीते उसने यहाँ पर ज़्यादा अच्छे दोस्त बना लिए। मेरा परिवार मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन यहाँ आकर जैसे जैसे मैं पैसे कमाता गया मेरे परिवार के पास भी पैसे आते गए। मैंने यहाँ बहुत मुश्किलें देखी। कभी भी मैं दोस्तों के साथ समय नहीं बिताता था, बल्कि यहाँ रेस्टोरेंट में, पेट्रोल पंप पर एक्स्ट्रा टाइम लगाकर पैसे कमाने की कोशिश किया करता। मेरा भाई यहाँ पर जब से आया है उसने काफ़ी अय्याशी की, लेकिन सही शब्दों में कहूँ उसने अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताया। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था मेरे सर पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थीं। हम कर्ज में डूबे हुए थे, इसीलिए यहाँ काम करना मेरी एक मजबूरी थी। मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं था। जब वो यहाँ पर आया तो मैं यहाँ पूरी तरह से सेट था, उसे काम दिलवा सकता था। उसके सर पर कोई कर्ज नहीं था क्योंकि मैंने काफ़ी पैसे जोड़ रखे थे और शायद इसी का फ़ायदा उसने उठाया। यहाँ आकर वो अपने दोस्तों के साथ घूमना शुरू हो गया। यहाँ उसने जितने दोस्त बनाए वो उनके साथ घूमने के लिए जाता और उसने एक आदत बना ली थी, नई नई जगह पर जाना। इटली लगभग वो पूरा घूमना चाहता था और यहाँ हर वीकेंड अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता, और इस बार भी उसने यही किया था। 5 साल बाद उसे कैसा शौक चढ़ गया मैं जान ही नहीं पाया। यहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं और उन जंगल में लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, पिकनिक करने के लिए जाते हैं। कई लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, वो इसीलिए दोस्तों के साथ ऐसे जंगलों में जाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा भाई इस बार एक ऐसे जंगल में गया था जिसके इतिहास की जानकारी शायद उसे नहीं थी। इस जंगल को भूतिया जंगल कहा जाता था। मेरा भाई अपने 4 दोस्तों के साथ इसी जंगल में जा रहा था और मुझे तो पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन 3 दिन बाद उन दोस्तों का फ़ोन मुझे आया। जैसे ही उन्होंने सारी जानकारी मुझे बताई मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मेरा भाई उनके साथ उस जंगल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन उन दोस्तों को डर लग रहा था। वहाँ पर भूतिया कहानियाँ सुनाई जाती थी, लेकिन मेरा भाई भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वो अकेला ही उस जंगल में चला गया और उसने कहा मैं रात बिताकर वापस आऊँगा, लेकिन वो वापस आया ही नहीं। 3 दिन बाद जाकर उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। पुलिस वाले 2 दिनों तक उस जंगल में ढूंढते रहे थे। मैं डर गया था, घबरा गया था, कहीं मेरे भाई के साथ कोई बुरी घटना तो नहीं हो गई। मैं सीधा उस जगह पहुंच गया था जहां पर वो सारे दोस्त रुके हुए थे। वहां उनके उड़े हुए चेहरे देखकर मैं जान गया था उनसे गलती तो हुई है। मैं उन पर गुस्सा होने लगा। जहां भी जाते इकट्ठे जाते ना, उसे अकेले क्यों जाने दिया? और तुम्हें पता था ये भूतिया जंगल है, यहाँ उसे क्यों जाने दिया? ऐसे जंगलों में कई जानवर होते हैं जो इंसानों पर हमला कर देते हैं। उनके उड़े हुए चेहरे थे और उनकी ज़बान सिली जा चुकी थी। वो कोई शब्द बोलना नहीं चाहते थे। वो जानते थे ये उनकी गलती है। वहाँ पर पुलिस वाले भी थे। उस छोटे से कस्बे में हड़कंप सा मचा हुआ था, क्योंकि उस कस्बे वाले लोगों को पता था वो भूतिया जंगल है। वो रोका करते थे लोगों को वहाँ जाने से,
लेकिन मेरे भाई ने जिद किया और वो अकेला निकल गया। उसके पास खाने पीने का बचने का सामान तो था, लेकिन वो वापस आया ही नहीं। गांव वालों ने कहा, यहाँ इस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कहते हैं कि यहाँ भूतों का वास है, जानवर भी भूतियाँ हैं और वो किसी को जिंदा बाहर आने ही नहीं देते। मैंने पुलिस वालों से बात की, क्योंकि पुलिस वाले तो समझदार होंगे, लेकिन पुलिस वाले भी वो घटनाओं की जानकारियां देते गए। यहाँ कई लोग पिकनिक मनाने के लिए, जंगल में घूमने के लिए, एडवेंचर करने के लिए गए, लेकिन कोई बचकर बाहर नहीं आ पाया। इसके बाद जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए कि ये जंगल भूतिया है। भूत प्रेत पर कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट कभी भी यकीन नहीं करेगी और लोगों को भूतों से दूर रहने की सलाह देगी, लेकिन इकलौता जंगल था जहां पर सरकारी तौर पर बोर्ड लगाए गए थे, ये जंगल खतरनाक है, और नीचे भूतों के चेहरे बनाए गए थे। फिर भी मेरे भाई ने गलती की। 2 दिन तक वो जंगल के अंदर दिन के वक्त जाकर ढूंढते रहे, मेरा भाई नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कह दिया, तुम्हारा भाई अब गायब हो चुका है, उन्हीं लोगों की तरह जो इस जंगल में गए और कभी लौट कर नहीं आए। उसके बाद तलाश बंद कर दी जाती है। यहाँ फाइल ज़्यादा दिनों तक खोल कर नहीं रखी जाती। मैं घबराया हुआ था, मैं पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था, मेरे भाई को बचा लो, लेकिन पुलिस वाले भी मजबूर हो चुके थे। समय बदल गया था। अब मैं क्या करूं, मैं सोचता जा रहा था, और मेरे पास अब एक ही जवाब था इस सवाल का, मुझे खुद अपने भाई को ढूंढना होगा। मैं वो सारा सामान इकट्ठा कर रहा था जो जंगल में मैं इस्तेमाल कर सकता था। मैंने हथियार ले लिए थे, एक रिवॉल्वर ले ली थी, मैं चाकू भी लेकर उसे अपनी कमर से बांध चुका था। पुलिस वालों ने रोका था कि मैं इस जंगल के अंदर नहीं जा सकता। मैंने कहा था मैं सुबह सुबह जाऊंगा और शाम को वापस आ जाऊंगा, रात को जंगल के अंदर नहीं रुकूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मुझे रोकने की पूरी कोशिश की। मैं चालाक था, मेरे मन में अपने भाई को बचाने के लिए एक जिद थी, इसीलिए सुबह 6 बजे के वक्त ही मैं निकल गया। अब वहाँ पर पुलिस वाले हर रोज़ मुझे रोकने के लिए तो नहीं होंगे, इसीलिए 6 बजे मैं जंगल के अंदर चला गया। वो छोटी फेंसिंग छलांग लगाकर मैंने पार की, और उसके बाद उसके आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे रोक पाता। बस आगे मैं बढ़ता गया। ये घना सा जंगल था, पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे, ये पुराने ज़माने के पेड़ हैं। ऐसे पेड़ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और इसके कारण आसमान तक नज़र नहीं आता। इन पेड़ों की कटाई नहीं की जाती क्योंकि इन्हें संरक्षित रखा जाता है। मैंने ठाना हुआ था, बिना अपने भाई को ढूंढे मैं इस जंगल से बाहर नहीं आऊँगा, भले ही इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मुझे भी वही हो जाए, ये सोचकर मैं आगे बढ़ रहा था। पहले 2-3 घंटे मैं चलता रहा। मैं रास्ते में ढूंढ रहा था कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा निशान जो मेरे भाई की तरफ इशारा करता हो। सबसे पहले एक नदी आई। उस नदी के पास थोड़ा सा सामान गिरा हुआ था। ये एक सिगरेट का पैकेट था। उस सिगरेट के पैकेट को देखकर मेरी आंखें चमक गईं। हो सकता है ये किसी और ने फेंका हो, लेकिन मेरा भाई यही सिगरेट पिया करता था। यहाँ इटली में आपको इटालियन सिगरेट मिलेगी, हिंदुस्तानी बीड़ी थोड़े ना मिलेगी। यहाँ बीड़ी का पैकेट पड़ा था और ये मेरे भाई का ही था, मैं जान गया था। मैंने वो पैकेट जेब में डाला और पता नहीं क्यों खुशी मिली थी। मैं जानता था कि मेरा भाई इस दिशा में गया है और अब मैंने ठान लिया था सीधा जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। मेरा भाई यकीनी तौर पर आगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मैं उस नदी को पार करके आगे बढ़ने लगा। आगे पेड़ काफ़ी छोटे थे लेकिन झाड़ियाँ काफ़ी ऊंची। उन झाड़ियों को पार करना काफ़ी मुश्किल भरा था, उनमें कांटे आए हुए थे। लेकिन एक जगह मैंने देखा, झाड़ियों के बीच एक रास्ता सा बना हुआ था। शायद मेरे भाई ने मोटी लकड़ी पकड़ी होगी, उस मोटी लकड़ी को आगे किया होगा। शायद पैर के सहारे उस लकड़ी को पकड़े हुए झाड़ियों को नीचे गिराया, इस कारण सीधा सीधा रास्ता सा बना हुआ था। मैंने भी मोटे जूते पहने थे। अब जूतों में वो कांटे घुसने वाले नहीं थे, इसलिए उन कांटों को पार करना ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं रहा। मैं बस उस रास्ते पर चलता रहा क्योंकि ये मेरे भाई ने ही बनाया होगा। सीधे सीधे निकलता हुआ उन झाड़ियों से मैं आगे बढ़ चला। मैदान सा आ गया था। पेड़ तो लगे हुए थे लेकिन नीचे घास थी, और ऐसी छोटी घास जैसे उसकी कटाई की गई हो।
यहाँ ओस की बूंदें भी उस घास के ऊपर ऐसे ही चमक रही थी जैसे छोटे छोटे बल्ब जमीन में लगाए गए हों। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा था, उस मैदान में पत्थरों पर लोग बैठे हुए थे। शायद यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। जमीन पर उन्होंने कपड़ा बिछाया हुआ था, खुद पत्थरों पर बैठे हुए थे। हर किसी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, जैसे किसी खास यूनिफॉर्म को वो पहने हुए थे। मैं सीधा भागता हुआ उनके पास गया। पहले एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने सीधे सवाल उससे ही किए, आप यहाँ, इसे तो भूतिया जंगल कहा जाता है ना, आप यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं? उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। हाँ, हम पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। यहाँ आकर काफ़ी अच्छा महसूस होता है, भीड़ भाड़ से दूर निकलकर अच्छा लगता है, और ऐसी जगह जहाँ जाने से सब डरते हों, आपको शांति का एहसास मिल जाता है। मैंने कहा, शांति का एहसास तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी 30 से 40 लोग होंगे और हर कोई बात कर रहा है। पूरी तरह से शांति तो यहाँ पर भी नहीं है। इसके बाद उसने सब लोगों की तरफ देखा और फिर से नज़रें मेरी तरफ कर ली और कहा, बात में तुम्हारे भी दम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने तो कोई सफ़ेद कपड़े पहने ही नहीं। मैं अपने कपड़ों की तरफ देखने लगा। मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने थे, जैसे फौजियों ने पहने हुए होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कपड़ों की छोड़िए, आपने किसी लड़के को देखा जो यहाँ आगे की तरफ गया हो? उसने भी आपकी तरह सफ़ेद कपड़े नहीं पहने होंगे, शायद और कपड़े पहने होंगे। कौन से कपड़े थे? हाँ, लाल रंग की टी शर्ट पहने लड़का देखा आपने कोई? इसके बाद 2-3 आदमी पास में बैठे जो आग पर कुछ पका रहे थे, मेरी तरफ हर कोई देखने लगा था। उसने कहा, वो लाल कपड़े वाला, वो उधर सीधा गया है, वो हमें देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। मैंने कहा, घबरा गया था? आपको देखकर क्यों घबरा गया था? तो उन्होंने कहा, तुम दिन के वक्त आए हो ना, इसीलिए नहीं घबरा रहे। रात के वक्त आए होते तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते। लेकिन हम कोई नुकसान नहीं करते, बस थोड़ा सा लोगों को डर लगता है और हमसे दूर भागने लगते हैं। ये बात सुनकर मैंने भी सोचा, हाँ, पहने हुए तो उन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े हैं। अगर दूर से अंधेरे में मैं आता, इन्हें देखकर ऐसा ही तो लगता जैसे भूत बैठे हुए हैं। मुस्कुराते हुए मैंने उनसे विदा ली और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। और उन्होंने भी अलविदा कहा। उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ चला। अब मुझे डर कम लग रहा था। ये जंगल खाली थोड़े ना है, यहाँ पर और भी लोग आते हैं और ये लोग भी यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। चलो अब आगे बढ़कर भाई की तलाश करता हूँ। इसी दिशा में गया है, कहीं भटक ही तो नहीं गया। चलो कोई ना कोई तो मिलेगा ना अंदर, वो मुझे बताएगा, या कोई ऐसा निशान जो कहीं मिल जाएगा। मुझे लग रहा था भगवान मेरे साथ हैं जो मुझे सही दिशा दिखा रहे हैं। मैं अब और आगे बढ़ चला। आगे पेड़ काफ़ी ज़्यादा घने थे। समझ में नहीं आ रहा था इन पेड़ों को अपने आप लगा हुआ मानूं या खुद लोगों द्वारा लगाया गया मानूं। आपने पेड़ देखे होंगे जंगलों में भी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पेड़ खुद ब खुद इस तरह से लगते हैं। जो पेड़ तो ऊपर की तरफ निकल गए उनके पत्ते बिछ जाते हैं, जो उनके नीचे पेड़ होते हैं वो खुद ब खुद मर जाते हैं क्योंकि उन्हें धूप मिल नहीं पाती। इसी तरह यहाँ पर भी दूर दूर पेड़ होने चाहिए, लेकिन मेरा यकीन कीजिए हर 2-2 इंच पर पेड़ लगा हुआ था। उनके बीच से निकला तक नहीं जा सकता था। सामने पेड़ों से जैसे एक रास्ता बना हुआ था और कोई तरीका नहीं था आगे बढ़ने का। उस रास्ते पर ही चलना था। हो सकता है इस रास्ते पर कोई जाल बिछा हुआ हो और सामने से कोई जानवर आ गया। मैं इधर उधर नहीं भाग सकता, वापस पीछे की तरफ भागना पड़ेगा। अब मैंने रिवॉल्वर हाथ में ले ली थी। वक्त दोपहर के 3 बजे का हो गया था। आधा दिन आगे बढ़ते बढ़ते बिता दिया था मैंने। मैं इस रास्ते से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया सामने मुझे साफ साफ रास्ता दिखता गया। साइड से निकला जा नहीं सकता था। काफ़ी लंबा रास्ता था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, सच में अगर सामने से कुछ आया बहुत लंबा भागना पड़ेगा पीछे। अब मैं काफ़ी आगे निकल आया था और पेड़ों पर पत्ते मौजूद नहीं थे। ऐसा लग रहा था सूखे पेड़ ज़मीन में गाड़े गए हों। जैसे जैसे और आगे बढ़ा, इन पेड़ों पर जैसे प्लास्टिक के पत्ते लगाए गए थे जो चमक रहे थे, उनके अंदर से रोशनी निकल रही थी। मैं उस रास्ते से काफ़ी आगे निकला और तब जाकर खुला जंगल आया।
तब मुझे सांस में सांस आई थी, कहाँ से बचकर निकला हूँ। अगर यहाँ पर सच में कोई फंसा तो समझो गया। मैं उस जंगल के कोने में था और सामने फटा हुआ एक कपड़ा दिखा। शायद किसी ने शरीर पर पहना हुआ कपड़ा यहाँ फंसाया होगा। मैं उस कपड़े के पास गया। ये लाल रंग का कपड़ा था। ये टी शर्ट का कपड़ा था और नई टी शर्ट ही थी। मैंने यही टी शर्ट अपने भाई को गिफ्ट की थी, जो पहनकर वो इस जंगल के अंदर गया था। ये उसका कपड़ा था। ये देखकर मेरी आंखें चमकी। मैं खुश हो गया। मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। मेरा भाई भी इस रास्ते के बीच से निकला होगा। जैसे ही मैं आगे पहुँचा, मुझे साफ साफ रास्ता दिखने लगा था। यहाँ घास के ऊपर पैरों के निशान बने हुए थे। शायद बहुत सारे लोग यहीं से आगे बढ़ते होंगे। अब वक्त शाम के 5 बजे का हो गया था। मैं बहुत आगे निकल आया था। मेरा मन मुझे कह रहा था, वापस चला जा, अंधेरा होने वाला है, इसे भूत या जंगल कहा जाता है। लेकिन मैं ये ठाने हुए था, भाई को लिए बिना जाने वाला नहीं। उस जंगल में थोड़ा सा आगे बढ़ा। सामने मुझे 3-4 झोंपड़े नजर आए। ये बसा हुआ गांव लग रहा था, क्योंकि झोंपड़े के अंदर से धुआं निकल रहा था। कोई खाना बना रहा होगा। मैं भागा उस तरफ। मेरा भाई यहाँ तो नहीं, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, और गांव वालों ने मेरे भाई को यहाँ तो नहीं रखा हुआ। मैं पहले घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। उस घर के अंदर कोई नहीं था। सामने लकड़ियाँ जल रही थी। यहाँ इटालियन चूल्हा बना हुआ था और उस पर एक बर्तन रखा था जिसमें कुछ नहीं था। लकड़ियाँ जलकर धुआं बन रही थी, लेकिन पक कुछ नहीं रहा था। घर के अंदर कोई नहीं। आवाज़ लगाई थी मैंने। सामान वहीं का वहीं था, लेकिन कोई इंसान मौजूद नहीं। अब मैं दूसरे घर में गया। दूसरे घर में भी कोई मौजूद नहीं। मैं तीसरे घर में गया। वहाँ भी कोई नहीं, लेकिन धुआं हर घर से निकल रहा। वो बर्तन हर किसी ने आग के ऊपर रखे हुए थे, लेकिन मौजूद कोई नहीं था। उसके बाद मैं घरों से बाहर आ गया। सामने और भी घर दिख रहे थे। मैं भागकर उस तरफ गया। एक एक करके मैंने वो घर भी खंगाल मारे, लेकिन दिखा मुझे कोई नहीं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। एक घर में बर्तन देखकर मैं चीख पड़ा था, कैसे लोग हैं बेवकूफ़, आग पर खाली बर्तन रखा हुआ है और चले कहाँ गए हैं। मैं जल्दी से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे जल्दी से मिलना चाहता हूँ। मुझे भाई को ढूंढना है। लेकिन तभी मेरे कान में आवाज़ आई, पागल किसको कह रहे हो। ये आवाज़ सुनकर एक पल के लिए मैं चौंक भी गया था। थोड़ी खुशी भी हुई थी, चलो कोई तो बोला। लेकिन जब मैं इधर उधर देखने लगा, नज़र मुझे कोई नहीं आया। भाग कर मैं बाहर गया। कहीं घर के बाहर से किसी ने आवाज़ तो नहीं लगाई। घर के बाहर से कोई नहीं बोला था। बाहर खड़ा होकर मैं कहने लगा, कौन बोला, कौन बोला, कहाँ पर है। आवाज़ घर के अंदर से आई। यहीं तो हूँ, घर के अंदर। जिस घर से मैं बाहर निकला था, ये आवाज़ वहाँ से आई थी। मैं भागकर घर के अंदर चला गया। फिर से इधर उधर झांकने लगा। एक एक करके वो 2-3 कमरों में गया, लेकिन मुझे नज़र कोई नहीं आया। सर को खुजाते खुजाते फिर से मैं बुड़बुड़ाने लगा था, कोई नहीं है, मेरे कान तो नहीं बज रहे। सामने से जवाब आया, तुम पागल नज़र आते हो, बोल तो रहा हूँ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये आवाज़ मेरे कान के बहुत करीब से आई थी। जिस दिशा में मैं देख रहा था, मेरे पीठ के पीछे से कोई बोला था, और भौचक्का सा होकर मैंने पीछे देखना चाहा। नज़र कोई नहीं आया। मैं अब डर गया था और थर थर काँप रहा था। तभी मैं ये सोचने पर भी मजबूर हो गया, भूत या जंगल, कहीं ये भूत ही तो नहीं। मेरी टांगें हिलने लगी थी। मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा था। भाई को खोने का गम भी था और डर के मारे बुरा हाल हो चला था। मैं थर्राती हुई आवाज़ में बोला, कौन है, कौन है, नज़र नहीं आ रहा। तभी आवाज़ आई, सामने आईना लगा है, आईने में देखकर बात करो। मैंने आईने की तरफ देखा। जैसे ही मैं आईने की तरफ देखने लगा, मुझे अपना प्रतिबिंब नजर आया, क्योंकि मैं आईने के सामने खड़ा था। पीठ पीछे खड़ा एक आदमी दिखा मुझे। घबराकर मैंने पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। उस आईने में दिख रहा था वो आदमी, यानी वो भूत था। मेरे मुंह से आवाज़ भी निकलना बंद हो गई, लेकिन अब सवाल तो करना ही था। तो तुम भूत हो, तुम भूत हो? उसने भी मुस्कुराते हुए चेहरे से जवाब दिया, हाँ। तुम्हें क्या लग रहा है, मैं जिंदा लग रहा हूँ? मैं तुम्हारे जैसा लग रहा हूँ? ध्यान से देखो।
मैं उस आईने में देखकर उससे सवाल करता गया और उसने भी सही सही जवाब दिए। डराने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? उसने कहा, नहीं, डराने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तुम्हें इस तरह नंगी आंखों से नज़र नहीं आऊँगा, इसलिए तुम डर रहे हो, मैंने थोड़े ना डराया है। मैं घबरा कर उससे पूछने लगा, तुम भूत हो? तुम आईने में नज़र आते हो? उसने कहा, हाँ, लेकिन तुम यहाँ घर के अंदर कैसे घुस आए बिना इजाज़त के? मैंने देखा तुम 2-3 घरों में घुसे, हमें लगा चोर है, लेकिन इंसानी चोर। यहाँ तो भूत चोर आते हैं, इंसानी चोर नहीं आते। अब 1 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद की। मैंने अपने दिमाग को समझाया, खुद से बात की। हाँ, ये भूत है, ये भूत है, हाँ भूत होते हैं। अब मुझे डरना नहीं है, क्योंकि ये मुझे डरा नहीं रहा है। मुझे इससे मदद मांगनी होगी। ये मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद करेगा। अब मैंने आंखें खोली। बिना डरे आईने में देखते हुए मैंने सवाल किया, देखो, मैं यहाँ कोई चोरी करने के लिए नहीं आया। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, बस छोटी सी बात करना चाहता हूँ, छोटी सी मदद मांगना चाहता हूँ। उसने भी कहा, हाँ बताओ। मैंने कहा, मेरा भाई, लाल टी शर्ट पहने मेरा भाई इस जंगल के अंदर आया, लेकिन वो वापस बाहर आया ही नहीं। उसे ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। वो अगर आपको दिखा है तो मुझे बताइए। इस गांव में किसी ने देखा है तो बताइए। उसने मुझे बाहर की तरफ जाने का इशारा किया। मैं बाहर निकला और एक घर से आवाज़ आई, तुम यहाँ आ सकते हो। मैं उस दिशा में भागा। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, 2-3 आईने लगे हुए थे। उस घर में लगभग 8 से 10 भूत थे। वो आपस में बात कर रहे थे। मैं आईने में देख रहा था, लेकिन जब मैं चल रहा था मुझे वो नज़र ही नहीं आए, मुझे महसूस ही नहीं हुए। मैं अब एक बूढ़े आदमी से बात कर रहा था। मैंने पूछा, मेरा भाई आपने देखा? उसने लड़खड़ाती सी आवाज़ में कहा, हाँ देखा, उस दिशा में गया है। बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, समय भी उसने काफ़ी ज़्यादा कर दिया था, उसे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो गया। मैंने कहा, किस दिशा में? वो उस दिशा में, पश्चिम दिशा में। उसने कहा, हाँ, तुम्हें अगर उसे ढूंढना है उस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन वक्त देखो, अंधेरा होने वाला है, तुम भी अब इस जंगल से बाहर निकल नहीं पाओगे। मैं घबरा गया था, लेकिन अब उससे काफ़ी सवाल किए जा सकते थे। मैंने कहा, आप भूत है ना, इस जंगल में लोगों को डराते हैं, क्या आप लोगों को मार देते हैं? उसने कहा, नहीं, हम क्यों मारेंगे, हम तो यहाँ अपना अलग रहते हैं, लेकिन कुछ राज हैं इस जंगल के जो हर किसी को पता नहीं होते। इस जंगल में अंधेरा होने के बाद वो शैतानी शक्तियाँ निकलती हैं। तुम शायद भूतों से डरते होगे, जब भी कहीं पर आवाज़ होती है तुम सोचते होगे भूत, भागो। यकीन करो, शैतानी शक्तियाँ क्या होती हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं। शरीफ नज़र आ रहे हैं ना, शरीफ, जब वो जागेंगी हम भी चुप करके सो जाएंगे। इतना भयानक मंजर होता है। जल्दी से निकल जाओ, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। वो अब मुझे डराने लगे थे और मैं जान गया था, अगर उनसे ज़्यादा बात की तो वो मुझे इतना डरा देंगे कि मैं उनकी बात मानने लगूंगा और भाई को नहीं ढूंढूंगा। उससे विदा लेकर मैं गांव से आगे बढ़ चला। उसने जो दिशा बताई थी मैं उसी तरफ जा रहा था। मुझे ज़मीन पर जूतों के निशान नज़र आए। ध्यान से मैंने ये जूते देखे। ये जूतों के निशान मेरे भाई के ही थे, यानी वो इसी दिशा में गया है और मैं और ज़्यादा खुश। शायद ये मिट्टी पहले गीली थी, जब मेरे भाई ने यहाँ पर पैर रखे होंगे तो जूतों के निशान छप गए। उसके बाद वैसे ही निशान बन गए जब मिट्टी सूख गई। मैं वो नंबर भी जो ऊपर लिखा हुआ था साफ साफ देख पा रहा था। ये मेरे भाई के जूतों के तलवों के निशान थे। मैं खुशी खुशी उस दिशा में बढ़ चला और अब धीरे धीरे अंधेरा गिरने लगा था। क्या वो भूत सच बोल रहे थे? शैतानी शक्तियाँ या वो भूत जैसे होते हैं वैसे बनने की कोशिश कर रहे थे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने वो टॉर्च ऑन की और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर से ये घना सा जंगल था, लेकिन इस जंगल में एक अजीब चीज़ थी। पेड़ तो लगे हुए थे, लेकिन मिट्टी में ना कोई झाड़ी ना कोई और पौधा। ये भूरे रंग के पेड़ थे जिनमें कुछ ही पत्ते थे और वो भी शिखर पर। बाकी नीचे मिट्टी नजर आ रही थी, कोई घास नहीं,
कुछ नहीं। ये नरम सी मिट्टी थी जिस पर पैर रखते ही पैरों के निशान छप रहे थे, और वहाँ छपे हुए और पैरों के निशान मुझे साफ साफ दिखने लगे। मेरे भाई के पैरों के निशान, जूतों के निशान वैसे ही थे, और मैं उसका पीछा करता जा रहा था। यहाँ मिट्टी में भागा जा सकता था। मैं तेज तेज भागने लगा। छप छप की आवाज़ मेरे पैरों की आ रही थी। जैसे ही मैं उस मिट्टी में आगे बढ़ा था, मेरे छप छप की आवाज़ के साथ और भी कई छप छप की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगने लगा था मेरे साथ साथ कोई भाग रहा है। मैं नज़रें घुमाता, कोई नज़र नहीं आता। तभी ख्याल आया, भूत। भूत ही तो नहीं। अब पता नहीं क्यों भूत नाम सुनकर भी डर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, घर बनाकर रहते हैं, और उस खाने में वो कुछ ना कुछ तो खाते ही होंगे। उन्होंने लकड़ियों के ऊपर बर्तन को रखा था, उसमें जो पका रहे थे शायद मुझे नजर नहीं आ रहा था। असल में वो कुछ ना कुछ खाने वाले थे। सूरज की आखिरी किरणें ऊपर पत्तों पर पड़ रही थी। धीरे धीरे अंधेरा घिरता गया। नीचे तो अंधेरा हो गया था, लेकिन ऊपर भी बादलों पर पड़ रही वो रोशनी कम होने लगी। अब आसमान में उड़ते हुए ये पत्ते दिख रहे थे। आंधी सी दिख रही थी जो जमीन से ऊपर थी। नीचे हवा का एक झोंका तक नहीं था, लेकिन आसमान में बिखरते हुए बादल दिखे। जैसे काले रंग की आंधी ऊपर गिर रही थी। घबरा रहा था मैं, लेकिन भाई के उन जूतों के निशानों का पीछा करता जा रहा था। भागते भागते मैं एक अंधेरी जगह पर पहुंचा। अंधेरा था और आवाज़ें ज़्यादा बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे धुंधले काले रंग के धुएं दिख रहे थे जो ज़मीन से निकल रहे थे। शैतानी चीज़ें लग रही थी वो, शैतानी। ज़मीन से निकलते हुए मुर्दों की तरह वो धुएं आसमान में घिर रहे थे, और आसमान से गिरने वाले पत्तों को भी एक आकार दे रहे थे। वो पत्ते धीरे धीरे गुब्बारे की तरह फूल कर एक आकार ले रहे थे, मकड़ियों जैसे आकार। मैं भागता गया। वो जूतों के निशान सामने फायर टावर की तरफ जा रहे थे। ये एक बड़ा सा टावर बना हुआ था, लगभग 20 से 30 फुट ऊंचा होगा। ऊपर एक झोंपड़ा बना हुआ था। उस झोंपड़े के अंदर लाइट थी, और जूतों के जो निशान थे वो सीढ़ियों तक ही थे। वहां जल्दी से मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां जैसे जैसे मैं चढ़ रहा था, पीछे भूत प्रेत जैसे जमीन को खुरच रहे थे। जमीन में आ रही दरारें भूकंप का इशारा कर रही थी। जगह जगह वो पेड़ जमीन में समाते गए। ये क्या, ऐसा भूकंप? अपने आप वो टावर हिल रहा था, लेकिन वो टावर इतना ज़्यादा हिल नहीं रहा था जितना पीछे वो पेड़ ज़मीन में समा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक खास जगह ज़्यादा भूकंप और बाकी जगह कम भूकंप। मैंने ज़िंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैं अब उसके ऊपर चढ़ता गया और काफ़ी ऊपर पहुंचने के बाद एक हाथ नज़र आया जो झोंपड़े से बाहर निकला हुआ था। मेरे भाई का हाथ। ये सीढ़ियाँ 2-3 फुट नीचे ही ख़त्म होती थी। उसके ऊपर चढ़ने के लिए कुछ मदद चाहिए थी, और ये भाई का हाथ था। हाथ पकड़ा मैंने और मैं सीधा उस झोंपड़े के अंदर, टावर के ऊपर बना हुआ झोंपड़ा, और भाई को देखते ही मैंने गले से लगा लिया। मेरा भाई मेरी तरफ देखकर रोए जा रहा था। वो बार बार रोए जा रहा था, और मैंने गले से लगाकर उसके आंसू को पोंछने की कोशिश की। मुझे खुशी हुई, मेरा भाई जिंदा है। हर कोई कह रहा था मेरा भाई मर गया होगा। नहीं, मेरा भाई हिम्मत वाला है, वो मरा नहीं, वो अब भी जिंदा है। मैं उस जगह पहुंच गया था जहां मेरा भाई था। उसे गले लगाकर कितनी खुशी मिली मैं यहाँ बता तक नहीं सकता। उसके आंसू पहुँचे, उसका डर कम किया, उसे चुप कराया, और वहाँ पर एक फट्टा बना था, वहाँ बिठाकर उसके आंसू पहुँचते पहुँचते मैं कहने लगा, डरना नहीं, मैं तुझे लेकर जाऊँगा, तू डरना मत। मैं उन सब का सामना करके आया हूँ। मुझे पता है कहाँ पर वो भूत है, वो ज़मीन से निकलने वाली आत्माएं। कैसे हम भूतों से आगे निकलेंगे, वो पूरे रास्ते मुझे याद है। डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई ने निराश आवाज़ में कहा, आप यहाँ तक आए, आपको तो पता भी नहीं इस जंगल में क्या क्या होता है। जब आप दिन के वक्त आते हैं आपको वो बुरी चीज़ें नहीं दिखती, वो बुरी घटनाएं नहीं होती। अब वापस नहीं जा पाएंगे हम। मैंने उससे कहा, क्यों नहीं जा पाएंगे? 2 दिन से तू यहाँ पर फंसा हुआ था। अगर रात के वक्त यहाँ शैतानी शक्तियों का वास होता है तो दिन के वक्त सफ़र तय कर सकता था। जब दिन चढ़ता है तब हम कल जाएंगे, आज रात यहीं पर निकाल लेंगे। तो मेरे भाई ने कहा,
ये टावर बहुत ऊंचा है, जमीन पर शैतानी शक्तियों का वास होता है, इसीलिए मैं ऊपर चढ़कर तो बच गया। जिस दिन की आप बात कर रहे हैं यहाँ दिन नहीं होता, सिर्फ रात होती है। आप भी अंधेरे में यहाँ पहुँचे हैं। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये रात कभी खत्म नहीं होती। मेरे भाई की बातें सुनकर अब मैं भी घबराने लगा था। उसकी बातें सुन सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा था सच में कहीं हम फंसी तो नहीं गए। मेरा भाई वहाँ मुझे अपना सामान दिखा रहा था। खाने पीने का थोड़ा ही सामान उसका बचा था। मैंने उसे अपने खाने का सामान दिया। मैंने कहा तुम ये खा सकते हो। तो मेरे भाई ने कहा हम दोनों का खाना खत्म हो जाएगा, बात खाने की नहीं है, यहाँ से बचकर निकलने की है। हम हवा में हैं इसलिए बचे हुए हैं, ज़मीन की तरफ देखने की कोशिश तो करो। मैंने ज़मीन की तरफ देखा। ज़मीन से निकले हुए मुर्दे ऊपर की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे देख रहे थे जैसे वो नोचने वाले हैं। उनमें से महिलाएं भी थीं जो काले कपड़े पहने चुड़ैलें लग रही थी। वहाँ पेड़ों पर चढ़ी हुई वो मकड़ियाँ भी दिख रही थी। ज़मीन पर अलग अलग तरह के प्रेत और शक्तियाँ थी शैतानी, जो हमें मारना चाहती थी। मैंने अपने भाई से कहा लेकिन क्या ऊंचाई पर ये नहीं आ सकते? वो मकड़ियाँ पेड़ों पर चढ़ी हुई हैं, 2-3 फुट ऊपर तक गई हुई हैं, क्या यहाँ तक चढ़ नहीं सकती? भाई ने कहा नहीं, ऊंचाई तक नहीं जा सकते वो, लेकिन ज़मीन पर पैर रखते ही वो हमें भी नोच डालेंगे। मैंने कहा ये तुमसे किसने कहा? मेरे भाई ने कहा शैतानी जिन्न ने। हवा में उड़ते हुए आपको जिन्न नजर आएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन जिन्न को झोंपड़े के अंदर नहीं आने देना। वो इजाज़त मांगते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसे ही वो अंदर आए वो हमें नोचकर खा जाएंगे। जो भी उसे इजाज़त देता है वो उसे मार देते हैं। बस उन्हें बुलाना है, अंदर नहीं आने देना है। वो गलती मत करना। मैं अब भाई से बात कर रहा था। उसने जो जो सहा है, जो जो देखा है, हर जानकारी मैं पाना चाहता था। मुझे पता है मेरा भाई ज़्यादा डरपोक नहीं है, लेकिन वो सोचता कम है, करता ज़्यादा है। मैं पूरी प्लानिंग करके काम करना पसंद करता हूँ और इसके लिए भी बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। हमें यहाँ से बचकर तो निकलना ही है। मेरा भाई अगर कह रहा है कि यहाँ रात ही रहती है, हो सकता है रात ही रहती होगी, तो कुछ तो करना ही होगा। बहुत समय तक सोचता रहा था मैं। मुझे कई आइडिया आए थे, कई ऐसे आइडिये जो हमें मरवा भी सकते थे, कई ऐसे आइडिये जो हमें बचा सकते थे। आखिर ये मुर्दे ऊंचाई तक क्यों नहीं आते? चढ़ तो ये सीढ़ियाँ भी सकते हैं, मकड़ियाँ भी ऊपर आ सकती हैं, लेकिन हम बचे हुए कैसे हैं? किसी जिन्न से बात तो करनी ही होगी। आकाश की तरफ देखा था मैंने, उड़ते हुए जिन्न नजर आए थे। मैंने भी एक जिन्न को इशारा कर दिया, इधर आओ। जैसे ही मैंने ये कहा, एक जिन्न जल्दी से बाकी जिन्नों को जैसे पछाड़ता हुआ आ गया। बाकी जिन्न उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उसे कोई मौका मिला हो। इसके बाद जैसे ही वो झोंपड़े के पास आया, मैंने उससे सवाल करने शुरू कर दिए। ये जगह क्या यहाँ पर दिन नहीं होता? उसने कहा नहीं, यहाँ हमेशा रात रहती है, क्योंकि शैतानी शक्तियों का घर है ये। मैंने कहा मैं जंगल में था, यहाँ शैतानी जगह पर कैसे पहुँच गया जहाँ रात होती ही नहीं? उसने कहा जैसे ही अंधेरा हुआ ये दरवाजे खुल जाते हैं, तुम दरवाज़ों को कब पार कर गए तुम्हें पता ही नहीं चला। जैसे ही तुम्हें ये झोंपड़ा दिखा तुम इस पर चढ़ गए। अब अंधेरा रहेगा, ज़मीन पर पैर रखोगे तो ये तुम्हें मार काट कर खा जाएंगे, और आसमान में हम ही हैं जो तुम्हें वो दे सकते हैं जो तुम मांगो। खाना चाहिए, लड़की चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहोगे वो मिलेगा, बस हमें भी कुछ दो। मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए? इजाज़त, अंदर आने की इजाज़त दो। अब मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ रहा था कि हाँ मत कर देना। मैं सोचता जा रहा था करूं तो करूं क्या। मैंने कहा इजाज़त बाद में दूंगा, यकीन करो, भरोसा करो, मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा, लेकिन तुम्हें सब सच बोलना पड़ेगा। अगर तुमने एक भी बात छिपाई तो मैं इजाज़त नहीं दूंगा। मुझे पता है अंदर आकर तुम मारना काटना भी चाहोगे, लेकिन मैं इजाज़त बाद में दूंगा। वो भी खुश हो गया। हाँ ठीक है। मैं उसे लालच दे रहा था, देखो अगर मैं मरना चाहूँगा तो बिना दर्द के मरना चाहूँगा, अगर तुम अंदर आकर मारना चाहोगे तो बिना दर्द के मारना। क्या तुम तैयार हो? वो खुश था कि शिकार खुद मरने की बात कर रहा है। उसने कहा जो पूछो मैं बताने को तैयार हूँ।
तो मैं इस जगह के सारे सवाल करने लगा। मुझे बताओ, तुम आकाश में जिन्न रहते हो, क्या तुम इंसानों को खाते हो? उसने कहा, खाते नहीं हैं, लेकिन आत्मा से शक्ति चूसते हैं, इसीलिए हमें इंसानों को मारकर आत्मा चूसने में फ़ायदा होता है। तो मैंने कहा, इसका मतलब हमें मारने में तुम्हें फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हमारी आत्मा की ज़रूरत है। उसने कहा, हाँ हाँ, बस यही। मैंने उससे पूछ ही लिया, तो इसीलिए झोंपड़े के अंदर आना चाहती हो, क्योंकि बिना इजाज़त तुम कुछ कर नहीं सकते। अब उसने नाक चिढ़ा सा लिया था। हाँ, अब सच बोलना पड़ेगा तो हाँ, यही सच है। तो मैंने कहा, अगर मैं इजाज़त दे दूँ तो तुम झोंपड़े के अंदर आओगे या इजाज़त मिलने के बाद मुझे मारने लगोगे? उसने कहा, अब झोंपड़े के अंदर आने का मतलब तो यही होगा ना कि तुम्हारे साथ एक जगह पर, इसके बाद मैं फंसा ही लूँगा, तुम्हें मरने पर मजबूर कर ही दूँगा। अगर तुम झोंपड़े के अंदर रहे, एक दिन खाना ख़त्म होगा, तुम मर जाओगे, मेरा तो हाथ तक नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं इस झोंपड़े के अंदर आ जाऊं इजाज़त मिलने के बाद, तो मैं इंतज़ार करता जाऊंगा, एक दिन तुम भूख से मर जाओगे, तब मैं वो शक्ति चूसूंगा। अब मैं उससे जान गया था वो चाहता क्या है। वो मुझे मारना नहीं चाहता था, वो हमसे वो शक्ति सोखना चाहता था। ये खुद हमें नहीं मारेगा, लेकिन अब सवालों के जवाब तो देगा ही। अब मैंने उससे पूछा, तुम नीचे के सवालों के जवाब दो, मिट्टी पर पैर रखते ही क्या हम मारे जाएंगे? उसने कहा, हाँ, तुम मारे जाओगे। अब मैंने पूछा, हमें मारेगा कौन इनमें से? उन्होंने कहा, ये जिंदा लाशें, ये इंसानी खून पीने की कोशिश करते हैं। ज़मीन पर अगर पैर रखा जिंदा इंसान ने तो वो नोच नोच कर मारने की कोशिश करेंगे। जब तक तुम हवा में हो तुम बचे रहोगे, जैसे ही ज़मीन पर आए तुम मारे जाओ। मैंने कहा, वो जो काले कपड़ों में चुड़ैलें हैं वो क्या करती हैं? तो उसने कहा, वो गुलाम बनाने की कोशिश करती हैं। वो मारती नहीं, लेकिन अपना गुलाम बनाती हैं, अपने लिए काम करवाती हैं। अब उनके हाथ में फंसने का मतलब भी मरने के बराबर ही है। अगर तुम उनके पास गए, ज़मीन पर पैर रखा और पहला हमला उनका हुआ, तो तुम गुलाम बन जाओगे। वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजेगी, लेकिन सिर्फ अपना काम करने के लिए, और तुम्हें बचा कोई नहीं पाएगा। अब वो भी मौत के बराबर ही हुआ ना, गुलाम बनना मरने के बराबर होता है। मैं उस जिन्न से ढेर सारे सवाल किए जा रहा था और मैंने मकड़ी का भी पूछा, वो मकड़ी, क्या वो हमें खाना चाहती है? उसने कहा, नहीं, ये एक शैतानी जीव है जो कुछ भी नहीं चाहता, ये बस जाले बुनता रहता है, पागल सा जानवर। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं उस मकड़ी पर बैठ जाऊं या उसे छेड़ने की कोशिश करूं, क्या वो मकड़ी मुझे मारेगी? उसने कहा, नहीं नहीं, पागल मकड़ी कुछ भी नहीं करती, ना मारती है ना मरती है, कुछ भी नहीं होता ऐसे। तभी मेरी आंखें चमकी थी, मैं जान गया था आगे क्या किया जा सकता है। मुझे आगे 10-10 फुट के इंसान भी दिखे थे। मैंने उसका भी सवाल किया, अब ये जो बड़े बड़े इंसान हैं ये क्या करते हैं? उसने कहा, कुछ नहीं करते, इन्हें दिखाई तो देता है, लेकिन ध्यान से देखो इनका मुंह बंद है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इन्हें नीचे जो मुर्दे हैं उन्हें मारने में मज़ा आता है, इन्हें खेलना पसंद है, ये उठा उठा के उन्हें मारते हैं, उनके सर को धड़ से अलग कर देते हैं और उनकी गेंद बनाते हैं। इन्हें फुटबॉल खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है। अब इसके बाद मैंने उस जिन को कहा, तुम्हें इजाज़त है, लेकिन हमें मारना मत, तुम यहाँ आ सकते हो। अब वो जिन जल्दी से अंदर घुसा और अंदर बैठकर इंतज़ार करने लगा। उसने जादू से अपनी कलाई पर एक घड़ी बना ली और घड़ी देखकर कहने लगा, भूख नहीं लगी तुम्हें? जल्दी खाओ, जल्दी खाना ख़त्म करने की कोशिश करो। जल्दी खाना ख़त्म होगा तो दोबारा भूख लगेगी, और भूख से ही तो जल्दी मौत होती है ना। मैं उसकी तरफ देख रहा था और मैंने इशारा करके कहा, किसी और को बेवकूफ़ बनाना, हम तो तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं। ये कहकर मैंने अपने भाई को इशारा किया, सीढ़ी उतरने का समय आ गया है, जाने का वक्त हो गया है। मेरा भाई देखता रह गया कि मैं क्या करने वाला हूँ, और मैंने सारी जानकारी ले ली थी। भाई के साथ हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और वो जिंदा लाशें इस तरह से हमारा इंतज़ार कर रही थी कि हम मिट्टी पर पैर रखें और वो हमला करें। तभी जब हम सीढ़ियों के पास पहुँचे, वहाँ ढेर सारी मकड़ियाँ भी थी। मैं अपने भाई को इशारा करके कहने लगा, अगर ये गलती हुई दोबारा ऊपर चले जाना, और फिर तुम अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहो वो करना। मैं बस कोशिश करना चाहता हूँ, यहाँ से बचने का मुझे इकलौता रास्ता यही नज़र आ रहा है।
मैं ये कहते ही छलांग लगा बैठा एक मकड़ी के ऊपर। अब उस मकड़ी को मैंने पकड़ लिया था। ना तो मेरे पैर मिट्टी पर लगे थे और ना ही वो मकड़ी मुझे मारने वाली थी। उस मकड़ी पर मैं बैठ गया और वो मकड़ी भी कुछ नहीं कर रही थी। कोई भी जिंदा लाश मुझे मारना नहीं चाहती थी। वो चुड़ैलें देखती रह गई और मैं उस मकड़ी के मुंह को पकड़कर उसे जिस दिशा में चलाना चाहूं चला सकता था। ये तो कमाल हो गया था। उनकी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया था मैंने। मैं कोशिश करके अब आगे बढ़ना चाहता था और एक मकड़ी को मैंने खींचकर अपने भाई के करीब भी कर दिया। हम दोनों एक एक मकड़ी लिए उन शैतानों के बीच से निकल रहे थे जैसे हमने कोई टैंक पकड़ा हुआ। आर्मी में होता है ना, जिसके पास टैंक हो वो सबसे शक्तिशाली होता है, वो राजा सा नजर आता है। उसी तरह से इन मुर्दों के बीच हम मकड़ियों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े वो मुर्दे जान गए थे। भागने का रास्ता हमने ढूंढ लिया है, लेकिन अब उस मिट्टी पर मकड़ियों ने भी पैर रखे हुए थे तो वो मुर्दे मकड़ियों की टांगे पकड़ने लगे। फिर से मैं घबरा गया। अब इसकी उम्मीद नहीं की थी मैंने। अब क्या करूं? ऊपर से वो जिन्न गालियां दिए जा रहा था। कमीनों आ जाओ, भूख से मरना ज़्यादा अच्छा होता है। अब इनका निवाला मत बन जाना, हमारे भी किसी काम आना। लेकिन अब बचने का रास्ता दिखा था तो भगवान नए रास्ते और बनाएगा। इसके बाद मैंने मकड़ी की टांग ऊपर की तरफ की। अब मकड़ी भी तंग हो रही थी क्योंकि वो मुर्दे उसकी टांगे पकड़ रहे थे, उसे गिराना चाहते थे। एक मकड़ी का मैंने टांग खींचकर एक मुर्दे की छाती में गड़ा दी। उसके बाद टांग को ऊपर किया तो उसका सर अलग हो गया। उसका सर जमीन पर पड़ा था और मैंने मकड़ी की टांग इस तरह से खींची जैसे उसने किक मारी हो उस सर को। वो सर उछलकर उस 10 से 12 फुट के इंसान के सर से टकराया। वो गुस्सा हो गया, लेकिन उसके बाद उसने भी वो सर उठाकर इधर फेंका। मकड़ी को मैं इशारा किए जा रहा था और वो भी किक मारती। अब वहाँ जितने भी बड़े बड़े 12 फुट वाले वो मुर्दे से थे वो खेलना चाहते थे हमारे साथ, लेकिन उसकी टांगे पकड़े हुए वो जिंदा लाशें हमें रोक रही थी। यहाँ पर फायदा हुआ उन बड़े बड़े इंसानों का। उन्होंने मुर्दों को घसीट घसीट कर फेंकना शुरू कर दिया। अब ये डर मैं उन मुर्दों में देख रहा था जो भाग रहे थे। वो 12 फुटी इंसान कैसे उनके सर को धड़ से अलग कर रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। गेंदें ही गेंदें बिछा दी थी, सरनुमा गेंदें। इसके बाद वहाँ सपाट सा मैदान बना दिया गया। हम मकड़ियों पर बैठे फुटबॉल की किकें लगा रहे थे और वो फुटबॉल सर का बना हुआ था। उन्हें खेलना पसंद था और हमें बचना। इसी तरह किक मारते मारते हम हर बार सर को ज़्यादा दूर फेंक देते और वो बड़े बड़े इंसान उस सर को उठाते, हम थोड़ा और आगे हो जाते। इस तरह से खींचते खींचते हम काफ़ी बाहर तक आ गए थे। इसके बाद हमने देखा यहाँ तारे नज़र आ रहे थे। हम रात में थे और सही समय पर पहुँच गए थे, यानी अब काली शक्तियों से दूर निकल आए थे। इन मकड़ियों की हद यहीं तक थी। वो मकड़ियाँ एक हद को पार नहीं करना चाहती थी। वहाँ उन मकड़ियों को छोड़ हम आगे निकल आए। वो मकड़ियाँ भी देख रही थी जैसे हम उनके मालिक हों, और वो बड़े बड़े कद वाले आदमी खेलना चाहते थे हमारे साथ। हमें जिंदा बाहर जाना था, हम उनके साथ खेल नहीं सकते थे। वहाँ वो लंबा रास्ता जो पेड़ों से बना हुआ था वो बंद हो चुका था। झाड़ियों से निकलते निकलते बहुत सफ़र किया। धीरे धीरे सुबह के वक्त रोशनी दिखना शुरू हो गई और हम उस गांव तक थे, भूतों का गांव। मेरा भाई डरा हुआ था, यहाँ भूतों की आवाज़ें आती हैं, लेकिन मैंने बताया इन्होंने ही तो मदद की तुम्हें ढूंढने में। वहाँ उनसे भी विदा ली। भूतों की मदद के बिना मैं अपने भाई को ढूंढ नहीं सकता था। कौन करेगा मेरी बात पर यकीन? अपने भाई को लेकर उस जंगल से बाहर आया था मैं, और वहाँ हर कोई हैरान परेशान था। सवालों की बौछार हुई थी हम पर, आखिर उस जंगल में है क्या? मैंने भी कहा भूत, तरह तरह के भूत, कुछ अच्छे कुछ बुरे, शैतानी शक्तियाँ जिनसे बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वही शैतानी शक्तियाँ आपकी मदद भी करती हैं। अपने भाई को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था और शायद इस कहानी का अंत भी अच्छा हो गया था।
मुझे उम्मीद नहीं थी मैं अपने भाई को बचा पाऊंगा, ऐसी शक्तियों का सामना कर पाऊंगा। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, जगह बदलती चली जाती है, ऐसी घटना भी बस कहानी का रूप ले लेती है। अब जब भी मैं इस कहानी को किसी को सुनाता हूँ, वो बड़े मज़े से सुनता है, और जब कहानी ख़त्म होती है तो यही कहता है, कहानी बहुत डरावनी थी, लेकिन ऐसा सच थोड़े ना होता है। यकीनन आप भी इस समय यही कह रहे होंगे, कहानी बहुत डरावनी थी, ये सच थोड़ी ना हो सकती है।